दोस्तों, अगर हम अपने स्कूल के दिनों की याद करें तो जब हम स्टेशनरी खरीदा करते थे तो हमारे सामने तीन हमारी चॉइस हुआ करती थी, नटराज, अप्सरा एंड केमल। जहाँ पर पेंसिल, इरेजर्स, शार्पनर्स एंड मैथमेटिक्स के जो टूल बॉक्स हैं और से आर्ट एंड क्राफ्ट्स और पेंटिंग से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं और क्रेयॉन्स, ये सारे मटेरियल्स हम तीन ब्रांड्स के ही खरीदते थे। बट लास्ट 10 ईयर्स में एक कंपनी ने इन तीनों ब्रांड्स का जो मार्केट शेयर है बहुत तेजी से कैप्चर किया है और इस पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली पूरे मार्केट को कैप्चर किया है और इनका जो ग्रोथ रहा है वो इन तीनों कंपनी के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज की तारीख में अगर आप अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदते हो तो इसी कंपनी के मटेरियल्स आप खरीद कर लाते हो। कंपनी का नाम है डोम्स और इसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसका कि ओपनिंग डेट जो है 13 दिसंबर जो कि ओपन हो चुका है। इस आईपीओ में क्या डिटेल्स है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी फंड्स का क्या यूज़ करने वाली, कितने का आईपीओ है, कंपनी अच्छा है या बुरा है, या कंपनी में क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कंपनी के स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएँ कि ये जो आईपीओ डोम्स आईपीओ आ रहा है उसमें आप अप्लाई करें या ना करें। और अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं स्लाइड्स पर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, कंपनी स्टार्ट हुआ 1976 में एज अ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम था आरआर इंडस्ट्री, जो कि स्टार्ट किया लेट श्री रसिक भाई एंड लेट श्री मनसुख लाल। ये जो दो मेंबर्स हैं, जो दो पर्सन्स हैं, दीज आर द की मेंबर्स बिहाइंड द कंपनी जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। उसके बाद 2005 एंड 6 में यहाँ पर कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है डोम्स वो स्टार्ट हुआ। उसी के अंदर हम सारे प्रोडक्ट्स जो आज खरीद रहे हैं वो सारे आते हैं, जिसमें कि अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर स्कूलास्टिक्स आर्ट मटेरियल्स, पेपर्स एंड मैथमेटिक्स बॉक्स एंड गिफ्ट रैपर्स एंड लॉट मेनी प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा बाय द स्लाइड। बट उससे पहले थोड़ा ग्रोथ स्टोरी की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, 2005 एंड 6 में स्टार्ट हुआ एक फ्लैगशिप ब्रांड। उसके बाद इन्होंने 2012 में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया विद दी फीला, जो कि एक इटालियन कंपनी है, जिसके थ्रू इन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट में एंड 40 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपांड किया फ्रेंड्स। एंड थ्रू दैट आर्ट मटेरियल्स एंड स्टेशनरीज को इन्होंने ग्लोबली मार्केट में सप्लाई किया फ्रेंड्स। उसके बाद 2023 में, जो कि रिसेंट इसी साल, यहाँ पर इन्होंने एक कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक्स को एक्वायर किया, दैट्स दी क्लेब जॉय इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टॉय बनाने में अपना बिजनेस करती है। उसी के साथ इसी ईयर में इन्होंने एक मेजोरिटी स्टॉक्स परचेज किया, दैट्स दी माइक्रोवुड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चर करती है टीन्स एंड पेपर्स बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज अगेन दे आर डूइंग एक्सपांशन से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बट देन कंपनी इज ग्रोइंग। अब इनके पूरे आउटलेट्स और से इनकी ग्रोथ स्टोरी फर्दर बात करें तो यहाँ पर इनके पास लगभग 3770 SKUs हैं, प्रोडक्ट्स SKUs, एंड पैन इंडिया में इनके जो 100+ स्टॉकिस्ट है। वहीं इनका जो वर्क फोर्स लगभग 7850 है। उसके बाद करें 40 कंट्रीज, जैसा कि मैंने बताया 40+ कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनकी 11+ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और कंपनी जो ग्रो कर रही है, इनके जो प्रोडक्ट्स की ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है ओवर द 3 इयर्स और से इन तीनों सालों में अगर बात करें तो 76.69 एंड 73.45% का इनका ग्रोथ देखने को मिला है। सो ओवरऑल वी कैन से कंपनी इज ग्रोइंग विद वेरी फास्ट पेस और लास्ट 2 to 3 इयर्स में तो ये बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन लीडरशिप्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, as well as companies having best supply chain management under FILA. So friends, प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर सबसे पहला हम देख सकते हैं पेंसिल एंड एसेसरीज। उसके बाद बात करते हैं तो ड्राइंग्स एंड कलरिंग्स में ये कंपनी इन्वॉल्व है। देन अगर बात करें क्राफ्ट्स एंड हॉबीज में, एंड देन फाइन आर्ट्स के बाद मेकर्स एंड हाईलाइट मार्कर्स एंड हाईलाइटर्स एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स ड्राइंग बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स। सो फ्रेंड्स, देयर आर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और उस रेंज के साथ साथ यहाँ पे पेपर स्टेशनरी के साथ साथ यहाँ पेन्स एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड द गिफ्टिंग्स। सो फ्रेंड्स, देयर आर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी, जो कि यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स फॉर दी एक स्कूल गोइंग किड्स को जो रिक्वायर्ड होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करती नजर आती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो पेंसिल का जो
मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो 37, 34 एंड 33% का मार्केट शेयर लगता है। और ओवरऑल अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मार्केट शेयर्स के हिसाब से ये 33% मार्केट को कैप्चर करते हैं। अभी थोड़ा सा आईपीओ की डिटेलिंग पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आईपीओ का साइज जो है 1200 करोड़ का है, जिसमें कि 850 करोड़ के आसपास का ओएफएस है और जो है 350 करोड़ जो है फ्रेश इशू है फ्रेंड्स। सो ये जो 850 करोड़ का जो ओएफएस है, इसमें जो इसका प्रमोटर है जो कि इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया था विद फीला, ये लोग जो है अपना 800 करोड़ का अपना स्टेक्स यहाँ पर बेच रहे हैं। और साथ ही मनसुख लाल एंड रसिक भाई की जो ऑनरशिप थी उसमें से 25 करोड़ की ऑनरशिप यहाँ पर स्टेक्स यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं अंडर ओएफएस। रेस्ट ऑफ द 350 करोड़ की बात करें तो ये जो है यहाँ पर कैपेक्स में ये यूज किया जाएगा, जिसमें कि 250 करोड़ रुपीस का यहाँ पे कैपेक्स है एंड फर्दर 100 करोड़ में भी पॉसिबल यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में ये यूज कर सकते हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो 750 से 790 मतलब इस बैंड के बीच में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ जो ओपन हो चुका है, जो आईपीओ का ड्यूरेशन रहेगा वो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। So purpose of the issue that finance to cost the new manufacturing facility, that's the मैंने जो बात कहा the capex ये करने वाले, साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब यहाँ पर ये है जो ओएफएस आया हुआ है उस ओएफएस में जो यहाँ पर फीला अपने स्टेक्स को सेल कर रहा है, that's called as जनरल कॉर्पोरेट पर्पस विच इज डिफाइंड ओवर हियर। अगर हम आगे और डिटेलिंग में चलते हैं तो अब आईपीओ के बाद जो मार्केट कैप होगा कंपनी का वो होगा 4794 करोड़। अब नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है 772 करोड़। अब प्रमोटर होल्डिंग्स पोस्ट आईपीओ, अगर प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट आईपीओ 75% या उससे ज्यादा कम नहीं होता है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं बेचना चाह रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहता है। एंड 75% जो है ये गवर्नमेंट का मैंडेट होता है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बनता है तो उन्हें अपने इस टोटल स्टेक्स का प्रमोटर को 75% या उससे कम ही स्टेक्स अपने पास रखना पड़ता है एंड उन्हें फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ज्यादा रखना पड़ता है। सो द रीजन यहाँ पर 75% अगर ये इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग आ रहा है आफ्टर दी आईपीओ विच इज वेल एंड गुड कि ये सबसे अपर लिमिट्स में है। यहीं हम बात करें पी रेशो पे तो 50 का पी है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज 6.2। अब ये ज़्यादा है या महंगा है या सस्ता है, इसके बारे में हम आगे वैल्यूएशन पे बात करेंगे। अभी फर्दर डिटेल्स में की फाइनेंशियल रिजल्ट्स और नंबर्स की बात करें तो हालांकि 2021 जो कि एक प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग कोविड ड्यूरेशन था, जहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी कंपनी, जो कई सारी कंपनी जिन्होंने प्रॉफिट्स उतना नहीं दिखाया। सो द सेम रीजन ये जो कंपनी है ये स्टेशनरीज में है, schools and all they was closed, so in that duration हो सकता है कंपनी का उतने नंबर्स अच्छे नहीं आए। सो यहाँ पर कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। एंड EBITDA जो है इनका लगभग वो 5 करोड़ का लॉस में रहा है, बट उसके बाद कंपनी ने एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। अगेन यू कैन सी 32 करोड़ का EBIT इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड 146 एंड देन करंट फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 202% का ग्रोथ हमें देखने को मिला फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 करोड़ 10 करोड़ एंड जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 167% के आसपास का है। सो नेटवर्थ में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें 21% के आसपास का दिखता है फ्रेंड्स। एंड डेट, अगर नेटवर्थ 21% से बढ़ रहा है बट डेट ओनली 1.4% से बढ़ रहा है, ये बताता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है बिजनेस से एंड कंपनी कितना कैश रिच है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं की रेशियोज पे, तो ROE एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे लिए की फैक्टर्स होता है। अगर ये 15 या 15 के आसपास या 15 के अबो होता है तो ये कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर पा रही है। मतलब कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस से 15% का ROE जनरेट कर पा रही है तो इट इज वेल एंड गुड। अगर कंपनी की बात करें तो 2022 में ROE था 6.9%। वहीं अगर बात करें अगर हम 2023 की दिस ईयर तो 33.5% के आसपास का ROE है। सो यहाँ पर ओवरऑल 3 ईयर का एवरेज अगर हम लगाते हैं तो 12.6 के आसपास आ रहा है फ्रेंड्स। वहीं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.04% एंड दिस ईयर 33.3%। सो फ्रेंड्स ओवरऑल एवरेज देखें तो ये भी 14.6% के आसपास आता है, जो कि वेल एंड गुड है एज फार दी फाइनेंशियल इज कंसर्न। यस वी कैन से कि ये जो मार्जिन्स है
जो इनके EBITDA मार्जिन है उसमें उतना अच्छा खासा हमें नंबर्स नहीं देखने को मिल रहा है, बट यस यहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें 2022 के जो EBITDA मार्जिन था इनका 4.6 था, बट इस साल और फाइनेंशियल 2023 में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% के आसपास का EBITDA मार्जिन है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट वी कैन से लेस देन 0.5। अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी अगर 0.7 से अगर नीचे है तो कंपनी के लिए बेटर है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल आर नॉट बैड, सो आई से कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियल्स में भी उतना खराब नहीं है, प्रोडक्ट्स में खराब नहीं है। एंड देन अगर बात करूँ कि इनके जो नंबर्स है उसमें उतना खराब नज़र नहीं आता। अब हम बात करते हैं कुछ और फर्दर स्टोरीज की कि अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी में लास्ट 3 इयर्स में ROC एंड ROE जो है ऑन एन एवरेज 14 एंड 15 के आसपास रहा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे और फर्दर क्वालिटी एस्पेक्ट्स की तो यहाँ पे ये कंपनी जो है अपने कैश फ्लोज पे बहुत स्ट्रांग है, लगातार एक कैश रिच कंपनी बना हुआ है। इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं और से इन्होंने जो एक्विजिशंस किए, वेदर दे माइनॉरिटी स्टेक्स परचेज किया या फिर मेजोरिटी स्टेक्स परचेज किया, वो सारे स्टेक्स इन्होंने कैश रिच कंपनी होने की वजह से ही किए हैं। एंड उसके बावजूद इनमें डेट नहीं बढ़ा है फ्रेंड्स, डेट में ओनली 0.14% का ग्रोथ है। सो फ्रेंड्स दिस इज शोइंग दैट कंपनी इज कैश रिच, ये अपने बिजनेस से अच्छा खासा कैश जनरेट कर पा रहे हैं। एंड एक कैश जनरेट कर पाना बिजनेस से ऑन अ रेगुलर बेसिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की, तो ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करें तो 23 एंड 42% का यहाँ पे एक CAGR पोस्ट किया है यहाँ पर फ्रेंड्स। वहीं EBITDA मार्जिन में भी लगातार एकदम से जूम देखने को मिला है। 2022 का EBITDA मार्जिन 5% के आसपास, इस साल का 23 का EBITDA मार्जिन 12% के आसपास। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला है शॉर्ट टर्म में। अब पी वैल्यूएशंस की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी एक्सपेंसिव नजर आती है, जस्ट बिकॉज वी कैन से कि थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो जब भी कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू और से पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पी रेशियो जो है 50 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.2 है, वर्सेस इंडस्ट्री का पी अगर हम बात करें तो 30.50 एंड अगर बुक वैल्यू की बात करें 4.76 के आसपास है। सो फ्रेंड्स यस इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, बट अ ग्रोइंग कंपनी में बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू एंड पी रेशियो उतना मायने नहीं रहते। सो इट्स ऑल वी कैन से कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, बट देन हम लोग फिर भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बने रह सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरव्यू। गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे जो अपना बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है उसका सीधा फ़ायदा इंडस्ट्री को होता नज़र आता है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपने इंडिया में एजुकेशन लिटरेसी और लिटरेसी रेट्स को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास है, तो उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता नज़र आता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यह है कंपनी हाईली डिपेंडेंट है फीला पर, जो कि इटालियन कंपनी है। एंड अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप, तो कंपनी के रेवेन्यूज में एक बहुत बड़ा हेडविंड्स आ सकती है। सो बिकॉज ऑफ फीला देयर प्रेजेंस इन दी ग्लोबल मार्केट जो कि 40+ कंट्रीज में है। सो दिस इज ओनली दी हेडविंड्स जो कि नजर आता है फिलहाल यहाँ पर। सो फ्रेंड्स अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट लीडर इन इंडिया, मोर देन 30% का मार्केट शेयर्स, एंड इंडस्ट्री में पेंसिल्स एंड इरेजर्स एंड शार्पनर्स जो कि स्कूल गोइंग किड्स के लिए रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 34-35% का मार्केट शेयर कैप्चर करती है। एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो है, मतलब यू कैन से इनके पास प्रोडक्ट जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा खासा है। साथ ही कंपनी अदर सेगमेंट्स और अदर कंपनी के साथ एक्सपांड कर रही है टॉयज में एंड पैकेजिंग मटेरियल्स में। साथ ही अगर हम बात करें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद द फीला, हालांकि एक नेगेटिव भी हो सकता है, बट देन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसी की वजह से इन्होंने 40+ कंट्रीज में अपना रीच बढ़ाया एंड अपकमिंग डेज हो सकता है फर्दर इनको रीच मिलता जाए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अब हम वीकनेस के बारे में। रेवेन्यू कंसंट्रेटेड है फ्रॉम दी पेंसिल्स प्रोडक्ट्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा 33% का जो रेवेन्यू शेयर है वो पेंसिल्स प्रोडक्ट से आता है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट 2021 में 37% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 2022 में 34% एंड 2023 में 32% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। सो मेजर जो रेवेन्यू प्रोडक्ट्स है वो पेंसिल्स एंड रेजर्स है। सो ये थोड़ा सा इनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है ऑन अ प्रोडक्ट। अगर ये थोड़ा और वाइड होता है और इसका
जो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है तो कंपनी के लिए और ज़्यादा बेटर हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑन फीला इज अगेन अ वीकनेस। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट दी आईपीओ। अब इसमें ग्रोथ के लिए मैं अपना जो व्यू रखता हूँ, तो ग्रोथ के लिए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, बिकॉज वी कैन से द गुड ग्रोथ ओवर द लास्ट 2 years। एंड देन अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है कंपनी, बिकॉज पी रेशियो ऑन बुक वैल्यू इज मोर देन व्हाट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। वहीं हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में 15 years से ज़्यादा के 3 टॉप लीडर्स जो कि 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं इन लीडरशिप, वो उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वॉल्व है। वहीं हम बात कर रहे हैं मार्केट शेयर्स की, तो मार्केट शेयर बहुत अच्छा खासा है, कंपनी मार्केट को लीड कर रही है। इन्होंने अप्सरा, नटराज एंड केमल को कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। आज हमारे सामने वो नहीं नजर आते जब हम अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। तो वहीं प्रोमोटर का होल्डिंग 75% तक है, मतलब पोस्ट आईपीओ अगर कंपनी के प्रोमोटर 75% स्टेक्स अपने पास रख रहे हैं, मतलब कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, उन्हें लगता है। देन एप्लीकेशन ऑफ द फंड, यस ऑफ कोर्स 1200 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें 850 करोड़ जो ओएफएस का पार्ट है। तो जब भी ओएफएस ज़्यादा होता है मेरा थोड़ा उसमें व्यू नेगेटिव होता है, बिकॉज जब प्रमोटर अपने स्टेक्स बेच रहा होता है आईपीओ में तो वो पॉजिटिव नहीं होता है कंपनी के लिए। बट यस, यहाँ पर 350 करोड़ के स्टेक्स जो है प्रमोटर्स के अलावा कंपनी का फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करने में यूज़ करने वाली है। साथ ही 100 करोड़ के आसपास 250 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट में एंड 100 करोड़ इज अराउंड वर्किंग कैपिटल्स में ये यूज़ कर सकती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द आईपीओ। अब इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मार्केट सारथी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बट यस, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के फर्दर आईपीओ डिटेल्स आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।